आइए सर। Assalamu alaikum everybody. Welcome to the new session of air conditioning, automotive air conditioning techniques. अच्छा जी, ये सेशन स्पेशली रखा गया है रिवीजन के लिए। तो आज के दिन और कल के दिन हम 2-2 घंटे इसकी रिवीजन किया करेंगे और इंशाल्लाह आपका जो कोर्स होगा वो तकरीबन रिवाइज हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर नोट्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। अभी आप व्हाट्सएप पे देखिएगा, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा एवरीबॉडी, मैंने अभी व्हाट्सएप पे नोट्स वगैरह शेयर किए हैं। तकरीबन मिनट के लिए आपके ये नोट्स काफ़ी होंगे। इसमें जो नोट्स है नंबर वन वन RAC नोट्स लिखा हुआ है। सबसे पहले आप इनको ओपन करना है। ठीक है, अभी अपलोड हो रही है।
अच्छा, नोट्स आपको मिल गए हैं? नोट्स आपको मिल गए हैं, आपने इसमें से 1 RAC नोट्स को ओपन करें। ठीक है, तो हम इसको रिव्यू करते हैं पहले। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेशन, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग? रेफ्रिजरेशन बेसिकली होता क्या है? आर्टिफिशियली हम एक ऐसी जगह से हीट को उठाते हैं, ठीक है, और एक ऐसी जगह ट्रांसफर कर देते हैं जहां ऑलरेडी टेम्परेचर हाई है। ठीक है, नॉर्मली कैसे होता है? नॉर्मली जो हमारा जो टेम्परेचर है वो किस तरह से, हीट हमारी किस तरह से फ्लो करती है? नॉर्मली हमारी हीट फ्लो करती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। ठीक है, आप ऑब्जर्व करें कि आप एक ऐसी जगह मौजूद है, से डेट एक ऐसा कमरा है जहाँ पर एसी लगा हुआ है, तो वहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो बाहर से हीट है वो अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, डेट इज द नेचुरल प्रोसीजर। अब रेफ्रिजरेशन बेसिकली क्या है? रेफ्रिजरेशन एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर है, ये नेचुरल प्रोसीजर नहीं है। इसमें हम उल्टा काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि हीट उठाते हैं कोल्ड प्लेस से, ठीक है, कूलिंग प्लेस से हम हीट उठाते हैं और हीटिंग वाली प्लेस पे फेंक देते हैं, मतलब कि उल्टी जगह पर फेंकते हैं। अब जब भी काम हम उल्टा करते हैं तब हमें हमें वर्क डन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पहले हम नॉर्मली से ऑब्जर्व कर लें कि हम इसे कहाँ कहाँ पर ऐसा करते हैं। इसकी काफी सारी एग्जांपल्स हैं। मैं नॉर्मल सी एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। जैसे हमारी रेफ्रिजरेटर मशीन है, फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज के अंदर क्या होता है कि जनाब ऑलरेडी वो कूलिंग स्पेस होती है, उसके अंदर पहले ही ठंडक होती है, लेकिन वो कर क्या रहा होता है कि मजीद उसके अंदर से हीट निकाल कर इन्वायरमेंट में भेज रहा होता है, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ऑलरेडी गर्म होता है और हमारी जो फ्रिज है वो ठंडी होती है। हम मजीद उसके अंदर से, फ्रिज के अंदर से हीट निकाल कर अपने इन्वायरमेंट में थ्रो कर रहे हैं। दैट इज रेफ्रिजरेशन। मनो क्या रहे हो कुछ? अच्छा जी, so that was refrigeration, and after that we have application of refrigeration। लातादाद एप्लीकेशन है हमारे पास, और इसके फूड इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग है, घरेलू इस्तेमाल है हमारे पास। और इसकी जो हमारी जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन इन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा कह लो कि इसकी एप्लीकेशन आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा अडॉप्टेबल है। अब आ जाती है एयर कंडीशनिंग बेसिकली क्या है। पहले तो हमने रेफ्रिजरेशन को ऑब्जर्व किया कि रेफ्रिजरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम एक कूलिंग स्पेस से हीट उठाते हैं, कोल्ड स्पेस से हीट उठाते हैं और हॉट स्पेस में भेज देते हैं। सो दैट इज द रेफ्रिजरेशन। बेसिकली एयर कंडीशनिंग क्या है? एयर कंडीशनिंग इज ट्रीटमेंट ऑफ एयर। ठीक है, एयर को ट्रीट करते हैं हम। एयर को ट्रीट करने का मकसद, जब भी हमारे जहन में एयर कंडीशनिंग का लफ्ज आता है तो 90% हमारे जहन में कूलिंग आती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। एयर कंडीशनिंग जो है इज इज डिफाइंड एज ट्रीटमेंट ऑफ एयर। हम एयर को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रीट करने के लिहाज से हम उसको कूल भी कर सकते हैं, हम उसको हीट भी कर सकते हैं, हम उसको ह्यूमिडिफाई भी कर सकते हैं, हम उसको डी भी कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको फिल्टर भी करेंगे। ठीक है, हम उसमें वेंटिलेशन भी लाएंगे। ठीक है, तो दैट इज एयर कंडीशनिंग। अब एयर कंडीशनिंग बेसिकली आप डिपेंड करता है कि आपका मौसम कैसा है, ठीक है, और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है।
अगर आपका मौसम गर्म है तो नो डाउट आप कूलिंग करेंगे, ठीक है, एयर को कूल करेंगे। अगर आपका मौसम सर्दी वाला है तो आप नो डाउट उसमें हीटिंग करेंगे। अगर आपका मौसम जून का है, मई और जून में जो मौसम होता है वो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उसके अंदर ह्यूमिडिफिकेशन करेंगे, आप उसके अंदर नमी को लेकर आएंगे। अगर आपका मौसम जुलाई वाला है, अगस्त वाला है, मीन्स टू से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो आप क्या करेंगे उसके अंदर से ह्यूमिडिटी को रिमूव करेंगे, मतलब आप डीह्यूमिडिफाई करेंगे, ठीक है। तो एयर कंडीशनिंग क्या होती है कि ट्रीटमेंट ऑफ एयर, आप एयर को ट्रीट कर रहे हैं, आप उसका जो उसकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर बना रहे हैं, उसको अडाप्टेबल बना रहे हैं, ठीक है। आपको मैं इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो कह लो कंफर्ट लेवल है, इंसानी जिस्म का कंफर्ट लेवल वो क्या है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 22 डिग्री हो, ठीक है, और ह्यूमिडिटी 50% हो, ठीक है, 50% ह्यूमिडिटी हो और 22 डिग्री सेंटीग्रेड आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हो, ठीक है। दैट इज अ कंफर्टेबल कंडीशन फॉर अ ह्यूमन बॉडी। अच्छा जी, ऑनवर्ड चलते हैं। हीट पंप, हीट पंप बेसिकली रेफ्रिजरेटर का या उल्ट है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम कंपार्टमेंट के अंदर हीट प्रोवाइड करते हैं इंस्टेड ऑफ कूलिंग, ठीक है। मतलब कि इस जैसे हम नॉर्मल हमारा फ्रिज चलता है, इसको अगर हम फ्रिज को उल्टा करके चलाएं तो दैट इज अ हीट पंप, ठीक है। मतलब कि हम कंपार्टमेंट के अंदर हीट दे रहे हैं। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेटर बेसिकली इसमें दो ही बेसिकली हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं, एज ऑफ नेचुरल रेफ्रिजरेशन एंड एज ऑफ आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन। ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, ये थ्योरेटिकल है। अच्छा जी, आगे आए थे कंसेप्चुअल चीज़ आ जाती है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट बेसिकली क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट, ये ऐसी अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हम किसी सब्सटेंस को देते हैं, ठीक है। किस लिए देते हैं, ताकि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जा सके। सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम किस चीज को प्रोवाइड करते हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। से दैट हमारे पास 1 लीटर पानी है, 1 किलोग्राम पानी है, ठीक है। 1 किलोग्राम पानी हम इसे बेसिकली ऐसे यूनिट्स में डील करते हैं, तो इसलिए हम 1 किलोग्राम पानी कंसीडर करेंगे, ठीक है, 1 लीटर कंसीडर नहीं करेंगे। सो इफ वी हैव 1 किलोग्राम वाटर, ठीक है, और उसका हमने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, उसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट हमारे के पास बेसिकली दो हीट्स होती हैं, वन इज द सेंसिबल हीट और वन इज द लेटेंट हीट, ठीक है। सेंसिबल हीट ऐसी हीट होती है कि अगर हम वो हीट किसी चीज को दें तो उसका टेम्परेचर में फर्क आएगा, ठीक है। से डैट आप दूध को गर्म करते हैं, ठीक है। जब आपने से डैड आपके घर में दूध आया और आपने उसको बॉईल करना है, ठीक है। बॉईल करने के दौरान जब आप उसको हीट देते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसका दूध का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। से डैड 25 डिग्री सेंटीग्रेड था पहले, 26 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, ऑनवर्ड बढ़ता चला गया। तो दैट इज बेसिकली व्हाट कि हम उसको हीट दे रहे हैं और उसका जो नतीजतन उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो इस तरह की जो हीट होगी जिसमें हमारे पास टेम्परेचर वेरी करेगा, उसको हम सेंसिबल हीट कहते हैं, ठीक है। उसका फार्मूला भी बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमने वो हीट मैयर करनी है तो हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, हमारे पास बेसिकली तीन चीज़ें होनी चाहिए। वन इज द मैस ऑफ द सब्सटेंस, से डैट हमारे पास जो दूध था वो 4 किलो था, ठीक है, डैट इज द मैस 4 किलोग्राम, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट हर एक की डिपेंड करती है वो कितनी होती है। वाटर के लिए, पानी के लिए वो 4.187 है,
आप दूध के लिए अगर देखना चाहते हैं तो आपको इंटरनेट पर ये वैल्यू अवेलेबल होगी, ठीक है। और अगर कोई एमसीक्यू लाता है तो मैं ये वैल्यू आपको गिवन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद T2 माइनस T1 दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि पहले क्या टेम्परेचर था, दैट इज द T1 टेम्परेचर, और उसके बाद जो सेकंड टेम्परेचर कहते हैं दैट वाज द T2 टेम्परेचर, ठीक है। सो दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। तो से दैट हमारे पास अगर 4 किलोग्राम दूध था, उसकी स्पेसिफिक हीट हम फाइंड कर लेंगे, और उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया और कहाँ तक एंड किया, सो दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, आपको वैल्यू निकल आएगी आपकी। उसके बाद आता है लेटेंट हीट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन प्रोसीजर। ज्यादातर जो हम कूलिंग या हीटिंग करवाते हैं वो हम लेटेंट हीट के थ्रू करवाते हैं, सेंसिबल हीट के थ्रू नहीं करवाते, बल्कि अगर करवाते भी हैं तो वो बहुत छोटा सा पोर्शन होता है। ज्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो लेटेंट हीट की तरफ ही होता है। लेटेंट हीट बेसिकली क्या है? लेटेंट हीट ऐसी हीट होती है जो कि एक सब्सटेंस या तो एब्जॉर्ब कर रहा है उस हीट को, या एक सब्सटेंस उस हीट को रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। दो तरीका कार है, या तो एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। कब कर रहा है? जब अपना फेज चेंज करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपके पास बर्फ है, ठीक है, आइस आपके पास मौजूद है। आइस का जो टेम्परेचर से दैट एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है दैट इज से दैट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। जो आजकल का टेम्परेचर है दैट इज से दैट 35 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। आपने जब उस एनवायरनमेंट में आपने बर्फ ला कर रखेंगे, आइस ला कर रखेंगे, तो नो डाउट आपको आइडिया जरूर होगा कि इस आइस ने मेल्ट करना है, ठीक है। अब बेसिकली आइस मेल्ट क्यों करेगी? देखिए, आइस का जो टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग मेल्टिंग, मेल्टिंग के दौरान जो उसका टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पीछे वो आइस ही रहेगी, ठीक है। जो मेल्टिंग के दौरान उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। देखें, बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और आइस का टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो क्या होगा कि आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां से हीट जाएगी आइस की तरफ और आइस उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। उस हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा कि आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और जब तक मेल्ट होगी तब तक वो उस हीट को एब्जॉर्ब करती रहेगी, ठीक है। लेकिन जब तक वो मेल्ट होगी, जब तक वो मेल्ट होगी, वो क्या कर रहा होगा, आइस बेसिकली अपने सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी। मीन्स टू से दैट आइस अपना फेज चेंज कर रही है। ड्यूरिंग द फेज चेंज के दौरान अपना वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बरकरार रखेगी, उसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। अब चेंजिंग जब नहीं आ रही, ठीक है, और वो हीट भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, तो इस हीट को हम कहेंगे दैट इज अ लेटेंट हीट, ठीक है। अब कितनी हीट एक आइस एब्जॉर्ब करती है ये डिपेंड करता है, ठीक है। वो डिपेंड किस चीज पर करता है? वो डिपेंड करता है उसके मैस के ऊपर, कि उसका मैस कितना है। अगर से डैड आपके पास 1 किलोग्राम आइस थी और आपने वो रहा के एनवायरनमेंट में रख दिया, अपने रूम में रख दी है, और उसने मेल्ट करना है, तो उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की? तो दैट इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, यहाँ पर लिखी भी हुई है, दैट इज अराउंड 335 टू 336, ठीक है। ये एक आधा डिजिट वेरी करता रहता है। 335 किलो जऊल पर किलोग्राम के, इतने किलो जऊल इसने एब्जॉर्ब किए हैं पर किलोग्राम, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पर आइस 10 किलोग्राम होगी तो आपने इस वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी 3350 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल सा मेथड आ जाएगा। अच्छा जी, अब लेटेंट हीट सिर्फ मेल्टिंग में नहीं होती, बल्कि लेटेंट हीट आपकी बॉइलिंग में भी होती है, ठीक है, जिसमें आपका जो पानी है वो कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू द वेपर्स, ठीक है।
वेपर्स में कन्वर्ट होने के दौरान भी वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है, और वो कितनी अमाउंट होगी, वो पर किलोग्राम जो अमाउंट है डेट इज 2257 किलो जूल पर किलोग्राम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर आपके पास से डेट ये 1 किलोग्राम के लिए, से डेट आपके पास 10 किलोग्राम है तो आपने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 100 किलोग्राम है तो आपने इसे 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो दैट इज अ लेटेंट हीट। और ज़्यादातर हम लेटेंट हीट पर फोकस करते हैं क्योंकि हम अपना जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं उस रेफ्रिजरेंट में बेसिकली या तो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है या लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, तो दो जगह पर ये वेरी कर रहा होता है। आपको पता है कंडेंसर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इट मीन्स कि वो हीट को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, और जब वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था इन द इवेपोरेटर, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि ये पानी की एग्जांपल है, ये रेफ्रिजरेंट की एग्जांपल नहीं है। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ड्यूरिंग मेल्टिंग वो कम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, आइस आइस बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रही, लेकिन जो पानी है ड्यूरिंग बॉइलिंग कन्वर्जन इनटू वेपर वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इस वजह से हम रेफ्रिजरेंट को बेसिकली या तो बॉयल करवाते हैं या फिर उसको वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्टैंडर्ड रेटिंग ऑफ अ रेफ्रिजरेटेड मशीन, कि मशीन को हम बेसिकली उसकी रेटिंग क्या है, उसको मेजर करने का तरीका कार क्या है। तो हम अपने जो रेफ्रिजरेंट एयर कंडीशनर्स हैं मोस्टली आपने सुना भी होगा उनकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी उनकी टन्स के अंदर मेजर की जाती है कि ये 1 टन का एसी है, ये 1.5 टन का एसी है, 2 टन का एसी है, या जो बड़े एसी है हमारे पास वो जो हम अक्सर मस्जिदों के अंदर या शादी हॉल के अंदर वो एसी देखते हैं, वो 8 टन के भी होते हैं, वो 4 टन के भी होते हैं। ठीक है, उससे बड़े भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इनकी जो कैपेसिटी है उनका हम ये यूनिट इस्तेमाल करते हैं और वो यूनिट क्या है, डेट इज टन, और आम अल्फाज में उसे टन कहा जाता है। और अगर थ्योरेटिकली हम कहें तो उसे टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन हम कहेंगे, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब ये टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन बेशक हम एयर कंडीशनिंग भी कर रहे हैं तो हमारा ये यूनिट जो है वो टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन ही रहता है। ठीक है, बेशक हम गाड़ी के अंदर एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, बेशक हम किसी हॉल के अंदर एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं, उसका जो यूनिट होगा दैट शैल रिमेन द सेम, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, अब इसको मेजर कैसे करना है आपने, इसकी जो डेफिनेशन है वो बड़ी सिंपल सी है कि अगर आपके पास 1000 किलोग्राम आइस है, इफ यू हैव 1 टन ऑफ आइस, ठीक है, 1 टन ऑफ आइस, और आपने क्या करना है, आपने उस 1000 किलोग्राम आइस को 24 घंटे के अंदर मेल्ट करवाना है। ठीक है, तो जितनी अमाउंट ऑफ कूलिंग प्रोड्यूस होगी दैट इज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास सिंपल सी इक्वेशन यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी, दैट यू हैव 1000 किलोग्राम ऑफ आइस और उसको आपने मेल्ट करवाना है 24 घंटे के अंदर। ठीक है, अब जाहिर है जब आपने आइस को मेल्ट करवाना है तो वहां पर लेटेंट हीट मौजूद होगी। ठीक है, आइस अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगी और वो पर किलोग्राम कितनी है, 1 किलोग्राम के लिए वो कितनी है, डेट इज 336। पीछे 335 लिखी थी, यहाँ पर 336 लिखी हुई है, एक आधे डिजिट का फर्क पड़ता है। ठीक है, एक कैलकुलेशन के अंदर। तो 336 को आपने 1000 किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 24 के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, 14,000 किलो जूल पर आवर। ठीक है, लेकिन आम तौर पर हम इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं 0.9 के साथ, इस डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 0.9 के साथ। ठीक है, और आपके पास जो एक्चुअल अमाउंट आ जाती है 12,600
किलो जूल पर आवर। मतलब कि अगर कोई रेफ्रिजरेटिंग मशीन है, वो एयर कंडीशनर है, वो रेफ्रिजरेटर है, वो बेशक गाड़ी के अंदर लगा हुआ, बेशक हॉल के अंदर लगा हुआ है, अगर वो इतनी कूलिंग प्रोड्यूस कर रहा है, 12,600 किलो जूल अमाउंट ऑफ हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, इतनी हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, कितनी देर में? 1 घंटे के अंदर, पर आवर। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अगर अपने अंदर इतनी हीट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, तो हम उसको 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहेंगे कि ये 1 टन रेफ्रिजरेशन, 1 टन इसका कैपेसिटी है। ठीक है, अगर वो 1.5 टन होगा तो क्या करना है कि इसको 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे, हमारे पास उतनी रीडिंग आ जाएगी। अगर 2 टन के लिए तो वो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन 1 टन हमारा इसके इक्वल आता है 12,600 किलो जूल पर आवर। ठीक है, दैट इज फिक्स्ड। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हर चीज को मेजर करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। जैसे कि हम इंजन को मेजर करने के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एफिशिएंसी का। ठीक है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सर्टेन वे से हम एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है, ठीक है, चीज़ की, और इस तरह से लातादाद तरीकों से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लातादाद तरीकों से हम एफिशिएंसी को मेजर करते हैं इंजन की। सो अब इन एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस में बेसिकली क्या फ़र्क आ जाता है? एफिशिएंसी होती है आपका इनपुट अवर आउटपुट अवर इनपुट। ठीक है, आउटपुट अवर इनपुट कि जो आपने इनपुट दिया है, आपका उससे आउटपुट क्या निकला है। ठीक है, तो दैट इज एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी में क्या चीज आ जाती है कि आपकी जो एफिशिएंसी होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन 100%। ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई उसमें लॉसेस वगैरह आते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कभी भी 100% नहीं हो सकती, उसमें कुछ लॉसेस वगैरह आते हैं, तो आपकी जो एफिशिएंसी होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन 100। ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होती है? बेसिकली ये भी हमारे पास मेजर करने का एक तरीकाकार है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें चेंजिंग आपके पास क्या है कि इसमें चेंजिंग ये है कि जो आप इनपुट दे रहे हो वो तो आप दे रहे हो, लेकिन आपका जो आउटपुट है दैट दैट इज नोन एज रिक्वायर्ड कमोडिटी। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि रिक्वायर्ड कमोडिटी का क्या मतलब है कि आपको क्या चाहिए आउटपुट के तौर पे। ठीक है, आउटपुट के तौर पे हम हमारे पास एयर कंडीशनिंग के लिहाज से दो चीज़ें आ जाती हैं, वन इज कूलिंग एंड वन इज हीटिंग। ठीक है, हम किस चीज़ को मेजर करें ये डिपेंड करता है। अगर हम कूलिंग को मेजर कर रहे हैं तो हमारी जो रिक्वायर्ड कमोडिटी होगी दैट विल बी कूलिंग। ठीक है, अगर हम हीटिंग के लिहाज से मेजर कर रहे हैं तो हमारी रिक्वायर्ड कमोडिटी क्या होगी? दैट विल बी हीटिंग। ठीक है, तो आपकी जो COP है उसके फार्मूले में आप ऊपर दो चीजें हैं, दैट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, एंड नीचे क्या है हमारे पास? वर्क इनपुट। ऊपर वाली जो चीज है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, वो आपके पास हीटिंग के लिहाज से वैल्यू भी आ सकती है, वो आपके पास कूलिंग के लिहाज से भी वैल्यू आ सकती है। तो आपकी जो COP होगी दैट मे एक्सीड 100%, दैट मे बी लेस देन 100%। ठीक है, वेरी क्यों करती है? क्योंकि आपकी जो रिक्वायर्ड आउटपुट है दैट इज नॉट सेम। ठीक है, अच्छा जी, सो ये होगी हमारी COP के बाद। ठीक है, इसे हम बेसिकली अब देखिए परसेंटेज हम निकालते हैं ना, तब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम COP के अंदर परसेंटेज नहीं निकालते। तो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट इज इन नंबर, दैट इज 2 4 5 6। ठीक है, वो इस तरह के नंबर्स होते हैं, वो परसेंटेज नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रिलेटिव कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बेसिकली क्या है कि देखें, चीज़ों को मेजर करने के लिए दो तरीका कार होते हैं, वन इज थ्योरेटिकल एंड वन इज एक्चुअल। ठीक है,
थ्योरेटिकल आप कैसे मेजर करते हैं? थ्योरेटिकल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, थ्योरेटिकल मेजर करने के लिए आपके पास फार्मूलाज रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। आपने सर्टेन फार्मूला इस्तेमाल किया और आपके पास एक सर्टेन वैल्यू आ गई, दैट इज अ थ्योरेटिकल मेथड, ठीक है। एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल आप फिजिकली डिवाइसेस के साथ आपको सर्टेन डिवाइस इस्तेमाल करें, टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करें, हीट सेंसर इस्तेमाल करें, ठीक है, उसको फिजिकली मेजर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जब आप फिजिकली किसी चीज को मेजर करते हैं तो वो आपके पास क्या आ जाती है? एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास सीओपी भी जो है, हमारे पास दो किस्म की होती हैं, वन इज एक्चुअल, वन इज थ्योरेटिकल, ठीक है। तो आपके पास रिलेटिव सीओपी क्या होगी? दैट इज एक्चुअल सीओपी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल सीओपी एंड दैट इज ऑलवेज लेस देन वन, ठीक है। एक्चुअल सीओपी आपकी हमेशा कम ही आती है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल सीओपी, ठीक है। So, so that is the relative COP. अच्छा जी, यहाँ पर आ जाता है आपके पास न्यूमेरिकल, ठीक है। न्यूमेरिकल ये बार मैंने आपको शायद करवाया भी हुआ है, तो मैं आपको दोबारा से करवा देता हूँ, ठीक है। So, a refrigeration system produces 40 किलोग्राम पर आवर ऑफ आइस। ये एक किलोग्राम में कितनी अमाउंट ऑफ आइस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और उसका टेम्परेचर क्या है? डेट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जाहिर है आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही बनती है। फ्रॉम वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बेसिकली आइस किससे बना रहा है? ये एक ऐसे पानी से आइस बना रहा है जिसका इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। फाइंड द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर आवर एंड टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। आपने दो चीजें फाइंड करनी है, वन इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट एंड टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, दो चीजें आपने फाइंड करनी है। इफ इट कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस द आइस, वो कहते हैं कि अगर ये 1 किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है बर्फ बनाने के लिए, आइस बनाने के लिए, तो आपने उसकी सीओपी भी फाइंड करनी है। टेक लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज 335 किलो जूल पर किलोग्राम। ये बेसिकली स्पेसिफिक हीट उसने प्रोवाइड की है, लेटेंट हीट उसने बेसिकली प्रोवाइड की है कि 1 किलोग्राम के लिए आपने इतनी वैल्यू इस्तेमाल कर लेनी है। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर डेट इज 4.19, और साथ में स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी है। तो बेसिकली हमारे इस न्यूमेरिकल में क्या चीज़ आ जाती है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? आपने स्टार्ट करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, क्योंकि आपने बेसिकली क्या करना है? आपने आइस बनानी है और आपके पास जो पानी है उसका टेम्परेचर क्या डेट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसको आपने डिक्रीज करके पहले जीरो पे लेकर आना है। जब आप जीरो पे लेकर आएंगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? आप उसके अंदर से हीट रिमूव कर रहे हैं, और वो हीट कौन सी? डेट इज सेंसिबल हीट, ठीक है। जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकर आए हैं उसके बाद आपने उस पानी से आइस बनानी है, तो आप क्या करेंगे कि आप मजीद लेटेंट हीट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसके अंदर, ठीक है। अब आपके पास दो हीट्स हो जाएगी, वन इज द लेटेंट हीट, वन इज द सेंसिबल हीट। इन दोनों का जो सम होगा वो आपको बताएगा कि आपका कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालनी तो आपने उसको किससे डिवाइड करना है? 12,600 से, ठीक है। एंड आफ्टर डैट आपके पास सीओपी आपने निकालनी है, तो वो आप कैसे निकालेंगे कि आपने जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले निकाला था उसे आप डिवाइड करेंगे किसके साथ? वर्क डन के साथ, और वर्क डन हमें पहले दिया हुआ डेट इज 1 किलोवाट, ठीक है। तो आप भी ये कोशिश करें अभी करने की, और मैं इसको अभी सॉल्व करके आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक पिक्चर सेंड करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है, मे बी 5 to 10 मिनट्स लग जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हाउएवर ड्यूरिंग दैट आप इस न्यूमेरिकल को खुद भी ट्राई करें, ठीक है। और ये मीटिंग खत्म होने वाली 4 मिनट के अंदर, जैसे ये मीटिंग खत्म होगी तो आपने दोबारा सेशन को ज्वाइन करना है।